भोपाल के रामनगर में अनाथ बच्चों के लिए एक ऑर्फनेज बनाया गया था। शुरू के कुछ साल तो वहां सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, लेकिन बीते कुछ समय से वहां अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी थी। वहां पर रहने वाले बच्चों में भी वहां पर प्रचलित हो रही आत्माओं की कहानियों का डर फैल चुका था। आधी रात का समय था, सब बच्चे गहरी नींद में सोए हुए थे। तभी अचानक नितेश की आंख खुली तो उसने देखा कि मिंकू अपने बिस्तर से उठकर रूम से बाहर जा रहा है। हे मिंकू, इतनी रात को कहाँ जा रहा है तू? पता है ना, मिस ने इतनी रात को रूम से बाहर निकलने के लिए मना किया है। क्या करूं यार, रात को पानी ज्यादा पी लिया था, बाथरूम जाना है। अरे इतना पानी क्यों पिया तूने? अब आ रहा है ना तो रोक ले, लेकिन इतनी रात को कमरे से बाहर मत जाना। मालती मिस ने मना किया है ना रात में कमरे से बाहर जाने को। पता है ना तुझे राजू और दिनेश के साथ क्या हुआ था, और गार्ड अंकल के साथ भी। अरे कुछ नहीं होगा यार, मैं बस यूं जाके यूं वापस आ जाऊंगा। कोई भूत भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चल अब जाने दे, वरना मैं तुझे अकेले नहीं जाने दूंगा। तुझे जाना है तो मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। अच्छा ठीक है, चल। नितेश और मिंकू ने दबे पांव चलते हुए बड़ी ही सावधानी से कमरे का दरवाजा खोला और बड़े ही धीरे धीरे कॉरिडोर से निकलते हुए वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगे। वो वॉशरूम तक पहुंचने ही वाले थे कि तभी उन्हें वहां किसी की पायल की छन छन की आवाज सुनाई दी। उस आवाज को सुनकर उन दोनों के पैर वहीं जम गए। मैंने तुझसे कहा था ना कि मत जा कहीं भी। अब क्या होगा? तो चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा। रात को तेज हवा चलती है तो ऐसी आवाजें आती रहती है, तू ज्यादा ध्यान मत दे। नितेश का हाथ पकड़कर मिंकू फिर से वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगा कि तभी उन्हें वहां पर किसी औरत के हंसने की आवाज सुनाई दी। उस आवाज को सुनकर तो अब मिंकू के भी रोंगटे खड़े हो गए। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा यार, चल वापस चलते हैं यहाँ से। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। सही कह रहा है यार, अब तो मुझे भी कुछ अजीब सा लग रहा है। कमरे में ही वापस चलते हैं। बाहर में क्या बाथरूम, सुबह ही देखूंगा। मिंकू ने नितेश का हाथ पकड़ा और दबे पांव बड़े ही तेज कदमों से कमरे की ओर बढ़ने लगा। तभी उन्हें कमरे की दीवार पर एक बेहद बड़ी और भयानक परछाई दिखाई दी और उनके कानों में फिर से वही भयानक हंसने की आवाज सुनाई दी। उस हंसी की आवाज इतनी भयानक थी कि उसे सुनते ही उन दोनों का शरीर बुरी तरह पसीने से भीग गए। लेकिन मिंकू ने हिम्मत करते हुए कमरे का दरवाजा खोला। कमरे का दरवाजा खोलते ही उन्हें वहां किसी की बहुत तेज चीख सुनाई दी। वो चीखने की आवाज इतनी तेज थी कि वहां पर सोने वाले सभी बच्चे जाग गए और ऑर्फनेज में बच्चों का ध्यान रखने वाली मालती मिस और फरीदा मिस भी नींद से उठकर जल्दी से वहां पर आ गई। क्या हुआ यहाँ पर? किसी बच्चे को कोई चोट लगी है क्या? और तुम दोनों, तुम इस वक्त रूम के बाहर क्या कर रहे हो? मना किया है ना रात के समय किसी को भी रूम से बाहर नहीं निकलने को। नहीं मालती मिस, वो चिल्लाने की आवाज सुनी तो इसलिए हम बाहर आ गए। अंदर जाओ, जल्दी अंदर जाओ तुम दोनों। फरीदा मिस, गार्ड के पास चलकर पूछते हैं क्या हुआ, क्योंकि वो चीखने की आवाज नॉर्मल नहीं थी। बस फिर से किसी के साथ कुछ ना हुआ हो। ओह माय लॉर्ड जीसस, रक्षा कीजिएगा। इससे पहले कि वो दोनों गार्ड के पास जाती तभी गार्ड भागता हुआ उन दोनों के पास आ गया। वो बुरी तरह हाँफ रहा था। वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डर के मारे वो अपने मुंह से शब्द भी नहीं निकाल पा रहा था। क्या हो गया तुम्हें? इतने डरे हुए क्यों हो? कहीं फिर से तो यहाँ कुछ ऐसा नहीं हो गया? अरे बोलो, तुम इस तरह मुझे और ज्यादा डरा रहे हो। बताओ, बोलो क्या हुआ? मालती मिस की बातों का गार्ड कोई जवाब नहीं दे पाया, लेकिन उसने अपनी उंगली से बालकनी के बाहर की तरफ इशारा किया। बालकनी? क्या है बालकनी में? गार्ड बिना कुछ बोले सीधा बालकनी की तरफ बढ़ने लगा। मालती और फरीदा मिस भी उसके साथ बालकनी की तरफ बढ़ी, लेकिन जैसे ही उन्होंने बालकनी में पहुंचकर वहां से नीचे की ओर देखा तो सामने ऑर्फनेज में साफ सफाई के काम करने वाले सुजीत की लाश पड़ी थी। लेकिन ऐसा यहाँ पर पहली बार नहीं हुआ था। इससे पहले भी ऑर्फनेज के पुराने गार्ड और 2 बच्चों के साथ यह हादसा हो चुका था।
इसलिए वो तीनों ये देखकर बहुत घबरा चुके थे। जिस बात का डर था वही हुआ मालती मिस। पिछले 4 महीनों में ये चौथी मौत हुई है हमारे ऑफरनेस में। नीलम मैम ने कहा था कि अब यहाँ बच्चों को रखना खतरे से खाली नहीं, लेकिन हमने उनकी एक बात नहीं मानी। हमारी वजह से आज सुजीत भैया की भी जान चली गई। अब तो मैं एक और पल भी यहाँ नहीं रुकूंगा। आप लोगों को भले ही अपनी जान से प्यार ना हो, लेकिन मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है। नहीं करनी मुझे ऐसी नौकरी। रख लेना अपनी पगार अपने पास। मैं अभी ये नौकरी छोड़कर जा रहा हूँ। ये तुम क्या बोल रही हो? यहाँ पर सभी बच्चे अकेले हैं। तुम्हें यहाँ नौकरी नहीं करनी तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम सुबह तक तो यहाँ रुक जाओ। अभी तो हमें पुलिस को भी इन्फॉर्म करना है। अगर तुम इस वक्त यहाँ से चले गए तो पुलिस का शक ना चाहते हुए भी तुम पर आ जाएगा। क्या मुसीबत है? यहाँ रुका तो जान का खतरा, और चला गया तो पुलिस पीछे पड़ जाएगी। हे भगवान, क्या मुसीबत है? तुम रुको, मैं अभी पुलिस को इन्फॉर्म करती हूँ। मालती मिस ने पुलिस को इन्फॉर्म करके ऑर्फनेज बुलाया। पुलिस पिछले 4 महीने में चौथी बार यहाँ आई थी। एक के बाद एक यहाँ पर लोगों के मरने की बात पुलिस के लिए भी अब चिंता का विषय बन चुकी थी। एक बात मुझे बहुत खटक रही है शिंदे। ये ऑर्फनेज तो यहाँ पिछले 15 साल से है, लेकिन ये भूतिया किस्से और ये लोगों के मरने के किस्से पिछले 4 महीने से ही हो रहे हैं। बात कुछ समझ में नहीं आ रही। लफड़ा मुझे कुछ और ही लग रहा है। नहीं, कोई लफड़ा नहीं है साहब, ये कोई आत्मा ही है। मुझे तो इस जगह पर किसी चुड़ैल का साया लगता है। अरे क्या शिंदे, किसने पुलिस की नौकरी दी रे तुझे? पुलिस वाला होके कैसी कैसी बातें करता है। इनसे पूछो यहाँ की मालकिन कहाँ है। इधर किसी का खून हो गया है और वो अभी तक आई नहीं है। खून नहीं सर, मैं कह रहा हूँ ये उसी चुड़ैल का किया धरा है। अरे चुप कर, और मालकिन के बारे में पता कर क्या नाम है उसका? हाँ, नीलम। इंस्पेक्टर कोकले ने जैसे ही नीलम का नाम लिया, तभी थोड़ी देर बाद नीलम भी घबराई हुई वहाँ पर पहुंची। इंस्पेक्टर साहब, पता चला कैसे हुआ ये सब? और इतने महीनों से ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? ये तो हमें आपसे पूछना चाहिए। कभी आप कहती हो यहाँ किसी आत्मा का साया है, वो आत्मा ही सबके साथ ऐसा कर रही है, और अब आप ही हमसे ये सवाल कर रही हो। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ इंस्पेक्टर साहब। यहाँ 4 महीनों में ये चौथी मौत है। कुछ भी यहाँ पर ऐसे ही तो नहीं हो रहा। जो भी है आप पता लगाइए उसका। देखिए, ना तो हमें लाश के पास से कोई सुराग मिला है, और छत के दरवाजे पर भी ताला लगा हुआ है। कैमरा रिकॉर्डिंग में भी ताले के साथ कोई छेड़छाड़ हमें नजर नहीं आई। तो ये नीचे से ऊपर कब और कैसे पहुंचा और वहां से नीचे कैसे गिरा, ये तो हम लोग भी नहीं जानते। लेकिन मैं जानता हूँ इंस्पेक्टर साहब। अब ये कौन है? ये मेरे पति हैं, आदित्य। इंस्पेक्टर साहब, मैंने इन लोगों को पहले भी कहा था कि इस ऑर्फनेज को खाली कर दो, लेकिन इन लोगों को मेरी कोई बात समझ नहीं आती। इन सब मौतों के जिम्मेदार ये लोग खुद हैं। अगर अभी भी इन्होंने इस ऑर्फनेज को खाली नहीं किया तो इन मौतों का सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। आदित्य के इतना कहते ही वहां जोर जोर से हवाएं चलने लगी। आदित्य को अपने सामने 2 बच्चों की आत्मा दिखाई देने लगी, जो बहुत गुस्से में आगे बढ़ते हुए उसकी ओर बढ़ रहे थे। उन्हें देखकर आदित्य बुरी तरह डर गया और वहां से भागने की कोशिश करने लगा। दूर दूर हटो मुझसे, जाओ यहाँ से। आदित्य, आदित्य, क्या हुआ तुम्हें? किस लिए यहाँ से जाने के लिए कह रहे हो तुम? ये दोनों ये मार डालेंगे मुझे। मुझे बचा लो नीलम, मुझे बचा लो प्लीज। ये आपके पति क्या बोल रहे हैं? ये ठीक तो है ना? इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता कि तभी आदित्य का शरीर हवा में उड़ने लगा और वो बहुत ही तेज गति से उड़ता हुआ दीवार से टकरा गया। उसके सर से तेजी से खून बहने लगा। उसकी ऐसी हालत देखकर सब लोग दौड़ते हुए उसके पास पहुंचे। तभी उन 2 आत्माओं में से एक बच्चे की आत्मा ने बड़े ही गुस्से में आदित्य की ओर देखते हुए कहा, या तो इन लोगों को सारी सच्चाई बता दो, नहीं तो हम तुम्हारा भी वही हाल करेंगे जो उन दोनों का किया। बताता हूँ, सब बताता हूँ, लेकिन प्लीज छोड़ दो मुझे। क्या बताता हूँ? शिंदे, जल्दी एम्बुलेंस को बुलाओ तुम। उन दोनों बच्चों का खून मैंने
गार्ड और सुजित की मदद से किया था। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? तुमने गार्ड और सफाई करने वाले सुजित के साथ मिलकर उन 2 बच्चों का खून किया? लेकिन ऐसा क्यों किया तुमने? क्योंकि मैं इस ऑर्फनेज में आत्मा का डर फैलाकर इसे खाली करवाना चाहता था, ताकि यहाँ पर एक बड़ा मॉल खोल सकूं। मैंने बहुत बार नीलम से इस ऑर्फनेज को तोड़कर यहाँ मॉल बनाने के लिए कहा, लेकिन वो इन बच्चों को यहाँ से नहीं निकालना चाहती थी। इसलिए मैंने गार्ड और सुजीत के साथ मिलकर ये प्लान बनाया और आत्मा का डर फैलाने के लिए उन दोनों बच्चों को मार दिया। मैंने यहाँ पर बच्चों में डर फैलाने के लिए प्रोजेक्टर का इस्तेमाल किया और साउंड इफेक्ट्स के लिए वॉइस रिकॉर्डर का, ताकि रात को जब कोई बाहर निकले तो उसका डर यकीन में बदल जाए। आदित्य ने पुलिस को जो सच्चाई बताई, उसे सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। मैं कभी सपनों में भी नहीं सोच सकती थी कि पैसों के लिए तुम इस हद तक गिर सकते हो। मैं नहीं जानती थी कि तुम इतने घिनौने हो। अगर मुझे ये पता होता तो मैं तुमसे कभी शादी ही ना करती। शिंदे, गिरफ्तार कर लो इसे। इस जैसे वहशी दरिंदे को तो फांसी होनी चाहिए, फांसी। इससे पहले कि वो उसे गिरफ्तार कर पाते कि तभी उसे मिर्गी के दौरे पड़ने लगे। उसके मुंह से सफेद झाग निकलने लगी। जोर जोर से तड़पते हुए वो जमीन पर गिर पड़ा। कुछ ही देर में उसका पूरा शरीर इस तरह सफेद पड़ गया जैसे उसके शरीर की एक एक खून की बूंद को किसी ने चूस लिया हो। कुछ देर तक तड़पने के बाद उसने वहीं पर अपना दम तोड़ दिया। जिस तरह उसने अपने लालच के लिए उन 2 मासूम बच्चों को मौत के घाट उतारा था, आज उन बच्चों की आत्माओं ने अपने तीनों कातिलों को मारकर उनसे अपना बदला ले लिया था और अब उनकी आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो गई थी। कुछ समय पहले पूजा आज बहुत खुश थी। वो उसकी 12वीं की परीक्षा में अव्वल नंबर से पास हुई थी। आगे की पढ़ाई वो मुंबई में करने वाली थी। वहां उसके परिवार में से कोई रिश्तेदार नहीं था, तो पूजा के पापा ने कॉलेज के हॉस्टल में पूजा को भेजना सही समझा। पहली बार पूजा अपने घर से दूर रहने वाली थी। वो थोड़ी दुखी थी, पर अपने सपने को पूरा करने के लिए उसने कॉलेज के हॉस्टल में जाना ठीक समझा। अपने माँ पापा का आशीर्वाद लेकर वो अपने राह पर निकल पड़ी। उसके पापा उसे हॉस्टल तक छोड़ने आए थे। वे दोनों हॉस्टल में पहुंच गए। बोलिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? वो मेरा इस कॉलेज में नंबर आया है और मैं हॉस्टल में ही रहने वाली हूँ। क्या आप मुझे मेरा कमरा नंबर बताएंगी? हाँ जरूर। इतना बोलकर वार्डन ने पूजा की ओर देखा और थोड़ी देर के लिए शांत हो गई। फिर खुद को संभालते हुए वार्डन ने चेहरे पे मुस्कुराहट लाते हुए कहा, ओ, आपका रूम नंबर मिल गया। ये लीजिए चाबी। रूम नंबर क्या है? वो चाबी के टैग पे लिखा है। ओ हाँ, रूम नंबर 501। शुक्रिया। कोई बात नहीं, कुछ भी समस्या आए तो मुझे बोल देना। जी बिल्कुल। पूजा अपने पापा को अलविदा कहकर अपने रूम की तरफ चली रही थी। हॉस्टल बिल्कुल वीरान और सुनसान था। ये बात पूजा को बहुत अजीब लग रही थी। तभी उसे ऐसा लगा कि जैसे उसे किसी ने पीछे से धक्का दिया हो। पूजा ने देखा तो वहां कोई नहीं था। वो थोड़ी घबरा गई। फिर वो नजरअंदाज करके आगे चलने लगी। तभी अचानक उसे महसूस हुआ जैसे उसके साथ साथ उसके पीछे और भी कोई चल रहा हो। सामने लगे शीशे पर पूजा की नजर पड़ी तो वो चौंक गई। उसने देखा तो वहां एक लड़की खड़ी थी। कौन हो तुम? मैं प्रिया हूँ। तुम 501 में रहने वाली हो ना? हाँ, पर क्यों? वहाँ मत रहो, नहीं तुम मारी जाओगी। कुछ भी। वैसे तुम कौन हो? यहाँ पे रहती हो क्या? इसी कॉलेज में हो? तुमसे मतलब? ठीक है, तुम्हारी मर्जी। इतना बोलकर पूजा बस 2 कदम आगे चली और पीछे मुड़कर देखा तो वहां पे प्रिया नहीं थी। ये देखकर वो थोड़ी परेशान हो गई, मगर कुछ सोचकर वो अपने रूम की तरफ चली गई। पूजा का रूम बड़ा ही अच्छा और साफ सुथरा था। खाना खाने के बाद जब पूजा रूम में आई तो उसने सोचा ठंडी हवा में बालकनी में किताब पढ़ी जाए। उसकी बालकनी से बाहर का कुआं साफ दिखाई देता था।
जो कि रात के अंधेरे में काफी डरावना लग रहा था। वह किताब पढ़ने लगी, तभी उसे कुएं के पास किसी की परछाई दिखाई दी, मगर अगले ही पल वह परछाई वहां से गायब हो गई। पूजा को अब नींद आने लगी। वो सोने जाने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ी तो पीछे प्रिया खड़ी थी, जो पूजा को बगैर पल के झपकाए घूर कर देखे जा रही थी। उसे देखकर पता नहीं क्यों पूजा के डर से रोंगटे खड़े होने लगे। उसने डरते हकलाते हुए कहा, कौन हो तुम? तभी अचानक टेबल पर रखा हुआ टेबल लैंप जमीन पर गिर गया। पूजा तुरंत टेबल की ओर चली गई। उसने टेबल लैंप रखकर जैसे ही वापस पीछे मुड़कर देखा तो अब वहां कोई नहीं था। पूजा को अब अपना सर घूमता हुआ सा महसूस हुआ। वह बड़बड़ाने लगी, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? इतना बोलते हुए पूजा अपने सर को दोनों हाथों से पकड़कर बेड पर गिर गई। तभी उसे अपने हाथ पर पानी की बूंदें टपकती हुई महसूस हुई। पूजा ने तुरंत अपनी नजरें छत की ओर कर ली, मगर उसने देखा कि छत पर कोई लीकेज नहीं था। पूजा अपने हाथ को टॉवल से साफ करने ही वाली थी कि अचानक उसने देखा कि उसका पूरा हाथ खून से सना हुआ था। जब उसने गिरती हुई बूंदों को गौर से देखा तो वो बुरी तरह से डर गई, क्योंकि छत से पानी नहीं खून टपक रहा था। पूजा ने बड़ी हिम्मत करके दोबारा डरते हुए जब छत की ओर देखा तो छत को देखकर उसके होश उड़ गए। उसने देखा छत पर एक लड़की छिपकली की तरह चिपकी हुई उसे घूर रही थी। उसके चेहरे का एक हिस्सा उसके लंबे लंबे बालों से ढका हुआ था और दूसरा हिस्सा बहुत ही भयानक दिखाई दे रहा था। उसके बाल बेहद लंबे थे। उसकी दोनों आंखें पूरी तरह लाल थी और उसकी दोनों आंखों में से खून की बूंदें नीचे टपक रही थी। इस भयानक मंजर को देखकर पूजा के गले से दबी दबी सी एक आवाज तक नहीं निकल पाई, जो उसके गले में ही दब कर रह गई। अचानक वो लड़की बेहद फुर्ती से कूद कर नीचे आ गई और पूजा को घूर कर खा जाने वाली नजरों से देखने लगी। पूजा वहां से भागना चाहती थी, मगर उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि किसी ने उसके पैरों को बुरी तरह से जकड़ लिया हो। उसे अपने हाथ पैर बेजान से होते हुए महसूस होने लगे। पूजा कपकपाती हुई उसकी ओर देखकर बोली, कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहती हो? मगर उस लड़की ने पूजा की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह बस पूजा को घूरे जा रही थी। अचानक उस लड़की की जीभ बेहद लंबी हो गई और उसकी जीभ ने पूजा की गर्दन को जकड़ लिया। पूजा को अपना दम घुटता हुआ सा महसूस हुआ। उसकी जीभ की पकड़ मजबूत होती जा रही थी। पूजा को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि कोई उसके शरीर से उसका खून खींच रहा हो। तभी अचानक पूजा के कानों में वार्डन की आवाज आई, क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम बहरी हो? मैं इतनी देर से तुम्हें आवाज लगा रही हूँ, लेकिन तुम कुछ जवाब ही नहीं दे रही, बस बुत बनी खड़ी हुई हो। अचानक वो भयानक चेहरे वाली लड़की वहां से गायब हो गई और पूजा ने खुद को अकेला खड़ा हुआ पाया। उसे अपने शरीर में जान आती हुई महसूस हुई। अब वो अपने पैर हिला सकती थी। उसने बड़ी फुर्ती से वार्डन की ओर पलटकर देखा। पूजा का पूरा शरीर पसीने से भीग रहा था। उसके चेहरे से पसीने की बूंद टपक रही थी। पूजा की यह हालत देखकर वार्डन बुरी तरह से घबरा गई। वह तुरंत पूजा के पास आकर बोली, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? पानी, प्लीज मुझे एक गिलास पानी पिला दीजिए। वार्डन ने तुरंत पानी की बोतल निकालकर पूजा की ओर बढ़ा दी। पूजा एक ही सांस में सारा का सारा पानी पी गई और हैरान नजरों से वार्डन की ओर देखकर बोली, क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे पर ये पसीना कैसा? पूजा ने एक ही सांस में वार्डन को सारी घटना बता दी। पूजा ने देखा कि वार्डन का चेहरा उतर गया। उसके चेहरे पर खौफ की परछाइयां लहराने लगी। मगर पूजा ने देखा वार्डन ने अचानक खुद को संभाल लिया और उसने गंभीर लहजे में पूजा की ओर देखकर कहा, कभी कभी हमें जो दिखता है वो सच नहीं होता पूजा, हमारे आंखों का भ्रम होता है। याद रखना, अगर तुम इसे सच समझोगी तो वो सच होगा, और अगर भ्रम समझोगी तो सिवाय भ्रम के अलावा और कुछ भी नहीं होगा। पूजा वार्डन को हैरत भरी नजरों से देखने लगी। मैं आपकी किसी भी बात का मतलब नहीं समझ पा रही हूँ। प्लीज आप मुझे बताएं कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। मुझे पूरा यकीन है आप इस बारे में जरूर कुछ न कुछ जानती होंगी। पूजा की बात सुनकर वार्डन पूजा को बहुत गौर से देखने लगी और उसके बाद वार्डन ने पूजा को जो कुछ बताया उसे सुनकर पूजा के होश उड़ गए। वार्डन ने उसे बताया कि बहुत सालों पहले इस कमरे में प्रिया नाम की एक लड़की रहा करती थी। कहते हैं कि वो एक शैतान की पुजारन थी। उसे काला जादू करने में महारत हासिल थी। लोगों को परेशान करके उसे मजा आता था। हॉस्टल के सारे स्टूडेंट उसके नाम से ही घबराते थे। फिर कुछ समय बाद
हॉस्टल में लड़कियों के गायब होने की घटनाएं शुरू होने लगी, मगर किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो प्रिया के ऊपर उंगली उठा सके। एक दिन हॉस्टल के वार्डन ने प्रिया को अपनी आंखों से हॉस्टल की एक लड़की को बलि देते हुए देख लिया। शैतान को खुश करने के लिए वो निर्दोष और मासूम लड़कियों की बलि देकर उनकी लाश उसके सामने कुएं में फेंक दिया करती थी। दूसरे दिन वार्डन ने ये सारी आंखों देखी घटना हॉस्टल में फैला दी। जो लड़कियां इस हॉस्टल से गायब हुई थी, इस बात का जब उनके पेरेंट्स को पता लगा तो ये सुनकर वो आग बबूला हो गए। उनमें से किसी ने भी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई, बल्कि वो सीधे हॉस्टल में आ धमके और उन्होंने इसी रूम में प्रिया को जिंदा जला दिया और उसकी लाश को उसी कुएं में फेंक दिया जिस कुएं में वो लड़कियों को मारकर फेंक दिया करती थी। हॉस्टल की रेपुटेशन खराब ना हो इसलिए ये बात मीडिया और पुलिस से छुपा ली गई और इस कमरे को बंद कर दिया गया। सालों बाद जब इस रूम को खोला गया तो रहस्यमयी घटनाएं होनी शुरू हो गई। इस कमरे में कोई भी लड़की रुकती तो दूसरे दिन वो यहां से भाग जाती या फिर रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती। जब वार्डन ने उसे रूम दिया था तो वो बहुत ही कश्मकश में थी। वार्डन की बात सुनकर पूजा खौफ भरी नजरों से वार्डन की ओर देखने लगी। उसने हकलाते हुए वार्डन की ओर देखकर कहा, अगर ऐसी बात थी तो फिर आपने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया? इस बारे में हॉस्टल में कोई बात नहीं करता। कहते हैं जब भी कोई प्रिया के बारे में बात करता है वो जिंदा नहीं बचता। वार्डन ने ये बात बोली ही थी कि अचानक उन दोनों के कानों में एक भारी आवाज टकराई। और तूने वो गलती कर दी। उन दोनों ने जैसे ही सामने की ओर देखा तो प्रिया अपना भयानक चेहरा लिए उन दोनों के सामने खड़ी हुई थी। प्रिया का भयानक चेहरा देखकर वार्डन की आंखें डर से फटी की फटी रह गई। उसने हकलाते हुए पूजा की ओर देखकर कहा, तुम यहाँ से भाग जाओ पूजा। लेकिन मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती। नहीं पूजा, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। वार्डन ने इतना कहा ही था कि अचानक प्रिया की जीभ बेइंतहा लंबा हो गई और उसने वार्डन की गर्दन पकड़ ली। पूजा को फिर से अपने कदम जकड़े हुए से महसूस हुए। उसे अपना शरीर फिर से बेजान सा होता हुआ महसूस हुआ। वह बेबसी से वार्डन की ओर देख रही थी। उसने देखा कि वार्डन की आंखें बाहर की ओर निकलती जा रही थी। कुछ ही पलों में वार्डन का शरीर बेजान होकर गिर पड़ा। प्रिया खूंखार नजरों से पूजा की ओर देखने लगी। प्रिया पूजा को देखकर वैसी तरीके से हंसते हुए बोली, तुझे समझाया था ना मैंने, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी और लोग मुझे डायन कहते हैं। वो समझते हैं कि उन्होंने मुझे खत्म कर दिया। बेवकूफ इतना भी नहीं जानते कि मैं तो यहाँ से कभी गई ही नहीं थी। मेरी आत्मा उस कुएं और इस कमरे से जुड़ी हुई है। मुझे यहाँ से जाने दो। किसी भी कीमत पर नहीं। इस रूम में जो आता है जिंदा बचकर नहीं जाता। इतना बोलते ही प्रिया की जीभ फिर से लंबी होने लगी। देखते ही देखते उसके बाल लंबे हो गए। उसके दोनों हाथों के नाखून बहुत बड़े हो गए। उसका चेहरा बुरी तरह से भयानक हो गया। उसकी आंखों में खून उतर आया। पूजा अपने आप को बेबस सा महसूस करने लगी। उसे एहसास होने लगा कि अब वो यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाएगी। खौफ के मारे पूजा ने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी उसने कानों में वार्डन की बताई हुई बात गूंज गई। वार्डन ने कुछ देर पहले उससे कहा था कि अगर उसे सच मानोगी तो वो सच होगा और अगर भ्रम मानोगी तो वो भ्रम होगा। और अब पूजा के दिमाग में प्रिया की बात भी दौड़ने लगी। प्रिया ने भी कुछ देर पहले उससे कहा था कि वो उस कुएं और इस कमरे से जुड़ी हुई है। पूजा के दिमाग में ख्याल आया कि अगर वो इस कमरे से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है तो शायद उसकी जान बच सकती है। पूजा ने मन ही मन अपने इरादे को मजबूत किया और बेखौफ होकर आंखें खोल दी और अपनी आवाज तेज करते हुए प्रिया की ओर देखकर कहा, तू सिर्फ एक भ्रम है और कुछ नहीं। तू तो पहले से ही मर चुकी है। तू मेरा क्या बिगाड़ेगी? पूजा की बात सुनते ही प्रिया की लंबी होती जीभ वहीं के वहीं रुक गई। अचानक पूजा को अपने अंदर जान आती हुई महसूस हुई और वो बगैर देरी किए बेहद फुर्ती से कमरे के बाहर की ओर भागी। प्रिया चाहकर भी उसका पीछा नहीं कर पाई। पूजा दौड़कर हॉस्टल से बाहर निकल आई। अपना सामान वहीं छोड़कर पहली बस से अपने शहर वापस आ गई और उसने सारी घटना अपने पेरेंट्स को बताई। अगले दिन हॉस्टल की वार्डन की लाश हॉस्टल में प्रिया के कमरे में मिली। सब जानते हैं कि वार्डन की हत्या किसने की है, पर किसी ने भी डर और खौफ की वजह से कोई सवाल नहीं उठाया। मगर पूजा जानती थी क्योंकि उसकी ही आंखों के सामने उस डायन ने वार्डन को मार डाला था और उसके बाद हमेशा के लिए प्रिया के कमरे में ताला लगा दिया गया और उस कुएं को बंद कर दिया गया। पूजा आज भी जब उस हॉन्टेड हॉस्टल को याद करती है
तो उसके डर से रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो रातों को आज भी चैन से सो नहीं पाती और डर कर उठ जाया करती है। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें, हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के लिए।